इस स्टूडेंट डिटेल एंट्री फॉर्म में हम यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन को एंटर करेंगे, यह इंफॉर्मेशन एमएस एक्सेस में जो हमने टेबल बनाई हुई है स्टूडेंट नाम की, वहाँ पर जाकर के रिकॉर्ड्स सेव हो जाएं। तो यहाँ पर हम एमएस एक्सेस डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है फॉर्म विजुअल स्टूडियो में। और हम विजुअल बेसिक VB.NET लैंग्वेज के द्वारा कोडिंग करेंगे, जिससे कि जो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, वो आपकी एमएस एक्सेस डेटाबेस में जो टेबल हमने बनाई है वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। अभी हमने इसके पहले प्रेजेंटेशन में समझा डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन किस प्रकार करते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स को सेव करेंगे, रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे तथा रिकॉर्ड्स को फाइंड करके देखेंगे। तो यहाँ पर डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए जो VB.NET में कोडिंग करना है, उसके सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ विंडोज़ फॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पर स्टूडेंट की जो फॉर्म है, ये स्टूडेंट एडमिशन जो फॉर्म है उसकी लोड इवेंट जनरेट हो जाती है। अब यहाँ पर हमको चूँकि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो हमको सबसे पहले उसके नेम स्पेस को ऊपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस नेम स्पेस के अंदर जो बनी हुई बहुत सारी क्लासेस उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप P के आगे कर्सर को रखिए और एंटर की प्रेस कीजिए। यहाँ पर हमने 2 बार एंटर की प्रेस की और यहाँ पर हम टाइप करते हैं imports system डॉट डेटा। देखिए जो भी चीज़ आप VB.NET में टाइप करते हैं वह इस प्रकार से लिस्ट में दिखाई देने लगती है। इस लिस्ट को बोलते हैं इंटेलिजेंट लिस्ट। तो जैसे ये इंटेलिजेंट लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे और यदि आप इसको देखते हैं और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यदि आप उसको टाइप नहीं करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से टैब की, जो कि लेफ्ट साइड में होती है, टैब की दबा दें तो ऑटोमेटिक वह टेक्स्ट वहाँ पर आ जाएगा। आपको अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। system.data.oledb, देखिए ये भी लिस्ट में आगे हमने टैब की दबा दी। तो इस प्रकार से हमने सबसे ऊपर क्लास के ऊपर टाइप किया imports system.data.oldb। यहाँ पर system.data.oldb एक नेम स्पेस है। OLEDB हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा, इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम किसी भी डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। अभी हम चूंकि यहाँ पर एमएस एक्सेस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर यह नेम स्पेस लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आप कर्सर भी लेके जाते हैं तो स्क्रीन टिप में आता है नेम स्पेस, और इस नेम स्पेस का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेम स्पेस के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर बहुत सारी मेथड्स हैं। इन क्लासेस और मेथड्स का यूज़ हम डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को सेव करने, अपडेट करने और डिलीट करने के लिए करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने इस नेम स्पेस को इंक्लूड किया, और नेम स्पेस को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए, उसको लगाने के लिए यहाँ पर VB.NET में imports कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे C और C++ लैंग्वेज में हम इंक्लूड का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से VB.NET में हमने यहाँ पर imports का यूज़ किया। तो ये हमने system.data.oldb नेम स्पेस को यहाँ पर लगाया ताकि इसके अंदर बनी क्लासेस का यूज़ और क्लासेस के अंदर बनी मेथड्स का यूज़ हम डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को सेव, अपडेट, डिलीट करने के लिए कर सकें। यहाँ पर नेम स्पेस को imports करने के पश्चात यहाँ पर हम अगली लाइन में यहाँ पर टाइप करते हैं dim कनेक्शन एस OLEDB कनेक्शन। तो यहाँ पर OLEDB क्लास है, यह क्लास आपकी इस नेम स्पेस के अंदर है, इसलिए हमने यहाँ पर नेम स्पेस को लगाया था। तो नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लास, नेम स्पेस के अंदर क्लास होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर OLEDB कनेक्शन क्लास को इस्तेमाल किया है। OLEDB कनेक्शन क्लास को हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हम डेटाबेस के साथ सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि डेटाबेस में ऑपरेशन करने का सबसे
पहला स्टेप क्या होता है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना। तो यहाँ पर हमने OLDB कनेक्शन क्लास का यूज़ किया है। अब OLDB कनेक्शन क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होती हैं जिनका यूज़ हम कनेक्शन बनाने के लिए करेंगे। तो अगर आप क्लास की मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की प्रॉपर्टी होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी भी क्लास को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर OLEDB कनेक्शन क्लास है। यह क्लास इस नेम स्पेस के अंदर है और इस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज़ हम कनेक्शन बनाने के लिए करेंगे। इसलिए हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है CON। तो ये CON यूज़र डिफाइंड है। आप इसकी जगह कुछ और भी नाम दे सकते थे। हम CN नाम दे सकते थे, हम कनेक्शन नाम दे सकते थे। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में नाम लिया CON। तो यह कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। चूँकि हम OLDB कनेक्शन क्लास की मेथड को इस्तेमाल करना चाहते हैं इसलिए इस क्लास का हमने बनाया ऑब्जेक्ट। यहाँ पर dim कीवर्ड का यूज़ VB.NET में किया जाता है। इसका मतलब होता है एक प्राइवेट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए dim कीवर्ड का यूज़ हम VB.NET में करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं dim DAS OLEDB डेटा एडाप्टर। यहाँ पर जैसे कनेक्शन क्लास का यूज़ किया जाता है डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए, उसी प्रकार से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने डेटा एडाप्टर क्लास का। ये देखिए जैसे हम कर्सर यहाँ पर ले जाते हैं स्क्रीन टिप में भी लिखता है कि यह एक क्लास है। तो OLDB डेटा एडाप्टर क्लास का भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया DA। अब OLDB डेटा एडाप्टर का यूज़ क्या है, ये डेटा एडाप्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करते हैं हम डेटाबेस से वैल्यूज़ को लाने में। कनेक्शन क्लास के अंदर और कनेक्शन क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं उनका यूज़ करते हैं हम कनेक्शन बनाने के लिए। उसी प्रकार से डेटा एडाप्टर क्लास का यूज़ करते हैं हम, उसके अंदर जो मेथड्स हैं उसका यूज़ करते हैं हम वैल्यूज़ को डेटाबेस से लाने के लिए। तो यहाँ पर DA जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने OLDB डेटा एडाप्टर क्लास का, ताकि हम इस क्लास की मेथड्स को इस्तेमाल कर सकें। और इस क्लास की मेथड्स का यूज़ किया जाता है डेटाबेस से वैल्यूज़ को लाने में या डेटाबेस में वैल्यूज़ को सेव करने पे। तो हमने यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया DA नाम का। इसी प्रकार से हम तीसरा बनाते हैं आपका dim DSS। यहाँ पर इसी प्रकार से हमने डेटा सेट क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है DS। डेटा सेट क्लास का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर जो मेथड्स होती हैं इस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। जो भी डेटा एडाप्टर वैल्यूज़ को लेकर के आता है डेटाबेस से, यह उसको होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर हमको डेटा सेट का चूँकि यूज़ करना है इसलिए उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है। सभी प्रकार की क्लासेस और उनके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के पश्चात हम फॉर्म की लोड इवेंट में सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जिस डेटा सोर्स के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो उसके लिए आपको यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। कनेक्शन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आप किस डेटाबेस के साथ लिंक करना चाहते हो, कि आपकी डेटाबेस फाइल किस लोकेशन पर स्टोर है, किस ड्राइव में स्टोर है, उसका पूरा आपको पाथ देना पड़ता है। तो यह हम कनेक्शन स्ट्रिंग के माध्यम से देते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी लोड इवेंट में, जो कि लोड इवेंट यदि आपको यहाँ पर दिखाई ना दे, इस प्रकार से यदि आपको दिखाई ना दे तो आप फॉर्म के डिज़ाइनिंग व्यू में जाइए। ये देखिए विभिन्न अलग अलग टैब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर .vb जो है आपकी कोडिंग पार्ट है और स्टूडेंट एडमिशन .vb और डिज़ाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आपका डिज़ाइन पार्ट है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कोडिंग पार्ट में टैब को प्रेस करके जा सकते हैं या यहाँ पर ये डिज़ाइन टैब में क्लिक करके डिज़ाइन में जा सकते हैं। तो पूरी आपका एप्लीकेशन इसी प्रकार से कोडिंग और डिज़ाइनिंग के द्वारा मिलकर के तैयार होता है। तो यहाँ पर आप फॉर्म में डबल क्लिक करते हैं तो ये स्टूडेंट एडमिशन लोड इवेंट जनरेट
हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन करेंगे उसे स्पेसिफाई करते हैं। तो कनेक्शन देने के लिए हम लिखते हैं CON। ये देखिए यहाँ पर हमने OLDB कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका नाम था CON कनेक्शन, इसलिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिस्ट में CON। यदि आपने यहाँ पर नहीं बनाया होता तो यह लिस्ट में इस प्रकार से दिखाई नहीं देता। तो अब हम चूंकि वो कनेक्शन बनाने जा रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर टाइप करना पड़ा CON इज इक्वल टू न्यू OLEDB और कनेक्शन। उसके बाद देखिए शिफ्ट के साथ जैसे ही आप लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये जो है OLEDB कनेक्शन के अंदर आपको क्या देना है, ऑटोमेटिक ये लिस्ट में ये आपको स्क्रीन टिप में दिखाई देगा। अंदर ये बोल रहा है आपको क्या देना है, अंदर क्या स्पेसिफाई करना चाहिए, आपको अंदर देना चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कोई भी हो वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दी जाती है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस कमांड में आपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिखा और उसके बाद लिखा न्यू OLEDB कनेक्शन। इसका मतलब है आपने नया कनेक्शन बनाने के लिए ये न्यू कीवर्ड के द्वारा आपने इंस्टेंशिएट किया, आपने OLDB कनेक्शन क्लास की एक नई इमेज बनाई है ना, आपने एक नई कनेक्शन स्ट्रिंग ली, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं न्यू OLDB कनेक्शन। यहाँ पर हमको कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग देने के लिए आपको उसके पूरे पाथ को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो पाथ हम देखिए किस प्रकार से ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। पाथ को जनरेट करने के लिए आप किस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम विजुअल स्टूडियो के व्यू मेन्यू में जाते हैं, उसके पश्चात हम सर्वर एक्सप्लोरर में क्लिक करते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका स्क्रीन में सर्वर एक्सप्लोरर लेफ्ट साइड में दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आपको डेटा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर राइट क्लिक करते हैं, उसके पश्चात ऐड कनेक्शन ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ऐड कनेक्शन ऑप्शन में क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से विंडो दिखाई देती है। इस विंडो में हमारा यहाँ पर सिलेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल। चूँकि जो भी हमारा डेटाबेस है, जो भी हमने डेटाबेस फाइल बनाई है वो हमने MS एक्सेस में बनाई है, इसलिए यहाँ पर MS एक्सेस डेटाबेस फाइल सिलेक्ट है। यदि हम चाहते हैं किसी दूसरे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना, तो आप यहाँ चेंज बटन में क्लिक करके SQL सर्वर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, ओरेकल डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, ठीक। लेकिन अभी हम चूंकि MS एक्सेस डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने सेलेक्ट करके रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल। तो इसे सेलेक्ट करने के पश्चात हमने ओके बटन में क्लिक किया। अब उस डेटाबेस फाइल का क्या नाम है जिसके साथ आप कनेक्शन करना चाहते हो, तो उसे यहाँ पर आपको लाने के लिए यहाँ पर ब्राउज बटन में क्लिक करते हैं और आप जिस भी ड्राइव में आपने जहाँ भी स्टोर किया हुआ है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमने डी ड्राइव में प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो स्कूल मैनेजमेंट हमारा प्रोजेक्ट है उसमें ये स्टूडेंट नाम की डेटाबेस फाइल जो कि हमने MS एक्सेस में बनाना सीखी थी उसको हमने बना करके रखा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं ओपन। आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन सही है या नहीं उसे चेक करने के लिए टेस्ट कनेक्शन बटन में क्लिक करते हैं और अगर मैसेज आता है टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इसका मतलब है कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन सही है। उसके पश्चात क्लिक करते हैं ओके बटन में और यहाँ पर फिर से हम ओके बटन में क्लिक करते हैं। तो ये देखिए आपकी स्टूडेंट नाम की जो डेटाबेस फाइल है वो सर्वर एक्सप्लोरर में इस प्रकार से दिखाई देने लगती है। इसके पश्चात कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए इसमें राइट क्लिक करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं। जैसे ही आप इसमें प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी लेफ्ट साइड में इस प्रकार से दिखाई देने लगेगी और यहाँ पर ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ये देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसके बाजू में पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग आपको दिखाई देगी। इसे आप कीबोर्ड से शिफ्ट की बटन दबाएं और कीबोर्ड से एंड की बटन दबाएं। तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ एंड की बटन दबाते हैं ये पूरा सिलेक्ट कर लेता है और सिलेक्ट करने के पश्चात आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C बटन को दबाएं जिससे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के पश्चात आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आएँ और कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दें। तो ये देखिए आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ये देखिए
यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग में आ रहा है कि आपने एक प्रोवाइडर इस्तेमाल किया है जिसका नाम है microsoft.jet.old.4.0 और आपकी जो डेटाबेस फाइल है एमएस एक्सेस उसका यहाँ पे पाथ दिया गया है कि वह डी ड्राइव में प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर स्कूल मैनेजमेंट फोल्डर के अंदर स्टोर है जिसका नाम है student.mdb। mdb मतलब जो कि माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस की फाइल है। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं और कनेक्शन बनाने के लिए हम इस प्रकार से कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के पश्चात, कनेक्शन बनाने के पश्चात तथा कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पर कॉपी करने के पश्चात अब हमें डेटाबेस में अगला स्टेटमेंट है, डेटाबेस में स्टेटमेंट को अप्लाई करना है। सबसे पहला 3 स्टेप्स हमने पढ़े हुए थे। सबसे पहले कनेक्शन करते हैं, उसके पश्चात आप स्टेटमेंट्स को अप्लाई करते हैं कि डेटाबेस से आप क्या चाहते हैं और उसके पश्चात रिजल्ट को देखते हैं। तो पहले में हमने सबसे पहले कनेक्शन बनाया, उसके पश्चात अब हम स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट को अप्लाई करने का काम होता है डेटा एडाप्टर का। तो डेटा एडाप्टर को यूज़ हम इस प्रकार से करते हैं, DA = न्यू OLEDB डेटा एडाप्टर। और ये देखिए, ये जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि यहाँ पे किन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आती है सिलेक्ट कमांड और उसके बाद आती है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कमांड लिखेंगे कि आप जो है डेटाबेस में किस टेबल से वैल्यूज़ को लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कमांड लिखनी पड़ेगी। उसके लिए SELE सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर टेबल का नाम होगा वो आएगा, और कॉमा यहाँ पर आएगी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CON। तो इस प्रकार से डेटा एडाप्टर जो कि हमने यहाँ पर OLEDB डेटा एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके द्वारा हमने एक नया डेटा एडाप्टर लिया, उसको इंस्टेंशिएट किया, उसकी एक नई इमेज फाइल बनाई न्यू कीवर्ड के द्वारा, और डेटा एडाप्टर के द्वारा हमने डेटाबेस में स्टेटमेंट अप्लाई की सिलेक्ट कमांड के द्वारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है वो टेबल का नाम है। यहाँ पर स्टार का मतलब है कि जो भी आपने MS एक्सेस में टेबल बनाई है उसके सभी कॉलम्स की वैल्यू को आप चाहते हो। यदि आप किसी विशेष कॉलम की वैल्यू को चाहते हो तो यहाँ पर उस कॉलम का नाम हमको टाइप करना पड़ता, लेकिन अभी हम सभी कॉलम की वैल्यूज़ को निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया स्टार और यहाँ पर टेबल का नाम और कॉमा यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये डेटा एडाप्टर डेटाबेस में जाएगा और वहाँ पर इस कमांड को अप्लाई करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जिससे स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जो है हम आसानी से अपने एप्लीकेशन में ला सकते हैं। जो भी आपका MS एक्सेस की टेबल में रिकॉर्ड स्टोर है उसको हम आसानी से अपने एप्लीकेशन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कमांड का यूज़ किया डेटाबेस में टेबल में स्टोर रिकॉर्ड्स को एप्लीकेशन में लाने के लिए। तो डेटा एडाप्टर के द्वारा डेटाबेस में स्टेटमेंट अप्लाई करने के पश्चात अब जो वहाँ से रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसको हमको कहीं एप्लीकेशन में स्टोर करके रखना है, कहीं हमको टेम्परेरी लोकेशन चाहिए जहाँ हम उसको स्टोर करके रख सकें, उसको होल्ड करके रख सकें। तो उसके लिए हमने एक डेटा सेट का यूज़ किया, DS = न्यू डेटा सेट। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपने ऊपर जो है यहाँ पर आपने डेटा सेट एक ऑब्जेक्ट बनाया था, किसका, डेटा सेट क्लास का। उसी ऑब्जेक्ट का आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया एक नए डेटा सेट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखिए एक नया डेटा सेट बनाया, और डेटा सेट का जो यूज़ है वो ये यूज़ है कि जो डेटा एडाप्टर के द्वारा आप वैल्यूज़ को डेटाबेस से लेकर के आते हो, तो डेटा सेट जो है उस वैल्यूज़ को टेम्परेरी होल्ड करके रखता है। वह एक टेम्परेरी लोकेशन है जहाँ पर कि जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं डेटाबेस से वह उसको स्टोर करके रखेगा। तो इस प्रकार से डेटा सेट को हमने इंस्टेंशिएट किया, उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके पश्चात हमने यहाँ पर लिखते हैं DA.fill। फिल मेथड के द्वारा डेटा एडाप्टर जो है वैल्यूज़ को लेकर के आ रहा है डेटाबेस से, और फिल मेथड के द्वारा जो हमने एक टेम्परेरी लोकेशन बना के रखी है डेटा सेट जहाँ पर वैल्यूज़ को हम रखेंगे,
तो डेटा एडाप्टर फिल मेथड के द्वारा डेटा सेट में वैल्यूज़ को भर देता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है da डॉट फिल, और यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा सेट का नाम, और यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमने टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स, तो उसी टेबल का नाम हम यहाँ पर इस प्रकार से दे देते हैं। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पर डेटा सेट में हम वैल्यूज़ को लेकर के आ गए। जो वैल्यूज़ हमारी एमएस एक्सेस की टेबल में स्टोर है वह अब हमारे एप्लीकेशन में एक टेम्परेरी लोकेशन है जो जिसका नाम है डेटा सेट, वह वहाँ पर स्टोर हो गई। और उसको डेटा सेट में स्टोर करने का काम किसने किया? डेटा एडाप्टर ने। तो डेटा एडाप्टर फिल मेथड के द्वारा डेटा सेट में जो डेटाबेस से वैल्यूज़ को आ रही हैं उसको यह डेटा सेट में स्टोर कर देता है। स्टूडेंट का डिटेल एंट्री फॉर्म इस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और यदि हम ये चाहते हैं जब हम इस फॉर्म को रन करते हैं, जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, तो जैसे ये फॉर्म लोड होता है मेमोरी में, तो इस ग्रिड व्यू में जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें वे सभी डेटा दिखाई दे जो हमने एमएस एक्सेस में बनाया हुआ है। जो एमएस एक्सेस की टेबल में जो डेटा एंटर किया हुआ है वो इस ग्रिड व्यू में दिखाई दे। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट डिबगिंग बटन है जो टूल बार में, उस पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ग्रिड व्यू में डेटा दिखाई दे रहा है। ये देखिए हमने एमएस एक्सेस की जो टेबल बनाई हुई थी उस टेबल में हमको ये डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि फॉर्म की लोड इवेंट में क्या कोडिंग की गई है जिसके कारण कि यहाँ पर ग्रिड व्यू में डेटा हमको दिखाई देता है। तो इसकी लोड इवेंट जनरेट करने के लिए हम फॉर्म को राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और देखिए प्रॉपर्टी विंडो में यहाँ पर हम इवेंट में जाते हैं और आपको लोड इवेंट रेज्ड करने के लिए, लोड इवेंट बनाने के लिए यहाँ पर जो लोड लिखा हुआ है इस पर यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप लोड इवेंट जनरेट कर सकते हैं या डायरेक्ट फॉर्म में डबल क्लिक करके हम इस प्रकार से लोड इवेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कोडिंग की हुई है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमको ये मालूम है कि डेटाबेस से वैल्यूज़ को लाने के लिए 3 प्रकार की चीज़ें सबसे पहले आवश्यक है। पहली है डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्थापित करते हैं, दूसरा है उसमें स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं, तीसरा है रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं कि रिज़ल्ट हमारा आ रहा है और उस रिज़ल्ट को, उस डेटा को या तो ग्रिड व्यू में या तो टेक्स्ट बॉक्स में किसी भी कंट्रोल में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया और कनेक्शन बनाने के लिए हमने यहाँ पर कनेक्शन जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने उस OLDB कनेक्शन क्लास को इंस्टेंशिएट किया और एक न्यू कीवर्ड के द्वारा हमने यहाँ पर एक नई कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई। और ये देखिए हम यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग जो है यहाँ पर लेकर के हम आ गए। कनेक्शन स्ट्रिंग किस प्रकार से लाना ये हमने अभी इसके पहले के ट्यूटोरियल में देखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग में देखिए हमें स्टूडेंट जो है डेटाबेस उससे डेटा को लेकर के आना है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट डेटाबेस हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है एमएस एक्सेस में जो बनी हुई है फाइल। उसी प्रकार से यहाँ पर कनेक्शन बनाने के पश्चात हमने डेटा एडाप्टर का यूज़ किया है। तो डेटा एडाप्टर जो है वो डेटाबेस से एमएस एक्सेस है जो हमारा यहाँ पर डेटाबेस उसकी टेबल से वैल्यूज़ को लेकर के आने का काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पर डेटा एडाप्टर का यूज़ करके हमने फिर से OLDB डेटा एडाप्टर जो क्लास है उसको इंस्टेंशिएट किया न्यू कीवर्ड के द्वारा और इसमें जो है आर्गुमेंट पास किए गए हैं कनेक्शन स्ट्रिंग तथा यहाँ पर आपका स्टेटमेंट कि आपको क्या डेटा किस टेबल से डेटा लाना है और कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये देखिए हमने यहाँ पर क्यूरी लिखी हुई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। इसका मतलब है स्टूडेंट डेटाबेस में जो कि एमएस एक्सेस में बना हुआ है उसके अंदर एक स्टूडेंट डिटेल्स नाम की टेबल बनी हुई है जहाँ पर कि सभी रिकॉर्ड हमारे स्टोर हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के द्वारा हम स्टूडेंट टेबल्स में एंटर किए हुए सभी रिकॉर्ड्स को देखने का काम करते हैं। स्टार का मतलब है कि सभी फील्ड से सभी रिकॉर्ड्स को हम लाना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स टाइप करते हैं
इसका मतलब कि हम सभी फील्ड से सभी रिकॉर्ड्स को लाना चाहते हैं। यदि किसी विशेष फील्ड को आप लाना चाहते तो केवल यहाँ पर फील्ड का हम नाम लिखते। यहाँ हम चूँकि सभी रिकॉर्ड्स को लाना चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर स्टार चिन्ह का उपयोग किया है। कॉमा, कनेक्शन यहाँ पर हमने आर्गुमेंट के रूप में इस्तेमाल किया है क्योंकि आप किस डेटाबेस के साथ वैल्यूज़ को लाना चाहते हैं, किस डेटाबेस से आपने कनेक्शन बनाया है, उसके लिए आपको यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को आर्गुमेंट के रूप में पास करवाना होगा। तो डेटा एडाप्टर जो है वो MS एक्सेस की डेटाबेस फाइल में जाता है और वहाँ से स्टेटमेंट को अप्लाई करता है इस प्रकार से, और डेटाबेस से वैल्यूज़ को लेकर के आता है। अब हमने अगली लाइन पर यहाँ पर देखिए कोडिंग में एक नए डेटा सेट को बनाया। यहाँ पर जो भी आप ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो, चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे डेटा एडाप्टर हो, चाहे डेटा सेट हो, न्यू कीवर्ड के द्वारा हमको उसको इंस्टेंशिएट करना पड़ता है। एक नई प्रति, एक नई कॉपी उसकी लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने डेटा सेट की भी एक नई कॉपी ली और डेटा सेट में हमने डेटा एडाप्टर जो भी वैल्यूज़ को लेकर के आ रहा है MS एक्सेस की टेबल से, तो डेटा एडाप्टर फिल मेथड के द्वारा ये देखिए डेटा सेट में उसको उन वैल्यूज़ को फिल कर देता है। तो यहाँ पर हमको उस टेबल का भी नाम लिखना पड़ा जिस टेबल को आप जो है लेकर के आ रहे हो जिसकी वैल्यूज़ को, और डेटा सेट में डेटा एडाप्टर ने उन वैल्यूज़ को फिल मेथड के द्वारा फिल कर दिया। तो जब हमारे पास डेटा सेट में वैल्यूज़ आ गई, और डेटा सेट एक ऐसा टेम्परेरी लोकेशन है जिसमें कि आप डेटाबेस से लाई हुई वैल्यूज़ को कुछ समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो। जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है तब तक डेटा सेट में वैल्यूज़ रहती हैं। इसके पश्चात डेटा सेट में आई हुई वैल्यूज़ को आप कहीं भी स्टोर करा सकते हो, या तो आप डेटा ग्रिड व्यू में करा सकते हो, या तो आप किसी भी कंट्रोल में भी स्टोर करा सकते हो। तो देखिए अगली लाइन में हमने फॉर्म में एक डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल को रखा हुआ था, तो हमने उसका नाम लिखा डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, और डेटा सेट में हमने जो पहले नंबर की टेबल, मतलब एक ही अभी हमने टेबल लाई है इसलिए उसको यहाँ 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि दूसरी टेबल आती तो उसको फिर 1 से रिप्रेजेंट करते, यदि तीसरी टेबल आती तो उसको यहाँ पर 2 से रिप्रेजेंट करते। तो चूँकि पहली टेबल है स्टूडेंट डिटेल जिसका नाम है, तो हमने यहाँ पे 0 इंडेक्स पोजीशन से उसको रिप्रेजेंट किया। तो डेटा सेट में जो पहले नंबर की टेबल है वो यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू में फिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने फॉर्म लोड के अंदर ये सभी कोडिंग लिखी हुई हैं जिसके कारण कि डेटा सेट में जो भी वैल्यूज़ आती है वो डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो जाएगी। यदि VB.NET में प्रोग्रामिंग करते समय या आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें या तो रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा है या तो आपकी एरर आ रही है, और यदि आप उस एरर को दूर करना चाहते हैं तो एरर को दूर करने के लिए आप इस VB.NET के कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके कंपाइल करके भी एरर को आसानी से ढूंढ सकते हैं तथा रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि कहाँ तक रिज़ल्ट हमारा सही आ रहा है। तो जैसे यदि हम इस फॉर्म लोड को ही स्टेप बाय स्टेप रन करना चाहते हैं, ये जो कोडिंग दी गई है उसको ही स्टेप बाय स्टेप रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्म लोड में जो है ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हमको ये देखिए फॉर्म लोड इवेंट यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम माउस की लेफ्ट बटन से क्लिक कर देते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर एक रेड कलर का सर्कल दिखाई देने लगता है और आपका यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लग जाता है। अब हम फॉर्म को नॉर्मली रन करते हैं। रन करने के लिए टूल बार में स्टार्ट डिबगिंग बटन को हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो फॉर्म लोड होता है, और फॉर्म जैसे ही लोड होता है तो ये फॉर्म लोड इवेंट रेस्ड होती है, और फॉर्म लोड इवेंट में हमने ब्रेक पॉइंट लगा के रखा है। ब्रेक पॉइंट मतलब कि यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूशन यहाँ पर आए और प्रोग्राम स्टॉप हो जाए तो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो इस प्रकार से ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड से F10 की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम ये चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोग्राम रन हो, तो ब्रेक पॉइंट लगाने के पश्चात हमने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पर हमारा जो है प्रोग्राम आकर के लोड इवेंट में रुक गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो देखिए टूल बार में आपकी बटन दी गई है स्टेप इनटू और स्टेप ओवर। तो हमको यदि नेक्स्ट लाइन में आना है तो हमको क्लिक करना पड़ेगा इस बटन पर स्टेप इनटू। तो ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं
तो आपका एग्जीक्यूशन अगली लाइन पर आता है और आप अगली लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यदि आपकी अगली लाइन में कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, तो एग्जीक्यूशन उस लाइन को रन करते हुए अगली लाइन पर आ जाएगा। तो देखते हैं हम, फिर से हमने इस बटन में क्लिक किया तो देखिए आपका कनेक्शन स्ट्रिंग वाली जो ये लाइन आपने दी हुई है बिल्कुल सही है। अब यदि आप ये भी देखना चाहते हैं कि आपका जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो सही है कि नहीं, क्या कनेक्शन स्थापित हुआ कि नहीं, तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर जो कनेक्शन लिखा हुआ है कनेक्शन पर जाते हैं और देखिए इस यहाँ पर जैसी जो लिस्ट आती है इसमें स्टेट में देखते हैं अभी क्लोज्ड आ रहा है, इसका मतलब कनेक्शन अभी स्थापित नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप प्रोग्राम को इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप रन करते हुए उसकी हर एक चीज़ को देख सकते हैं कि कहाँ कनेक्शन स्थापित हुआ, कहाँ वैल्यूज़ आई, कहाँ वेरिएबल में वैल्यूज़ असाइन हुई कि नहीं। इससे प्रोग्राम को रन करना और एरर ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए फिर से हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा एडाप्टर वाली लाइन को, और हम फिर से क्लिक करते हैं स्टेप इनटू में। तो जैसे ही हमने स्टेप इनटू में क्लिक किया तो डेटा एडाप्टर जो है रन होकर के ये अगली लाइन पर आ गया, मतलब इस लाइन में भी कोई एरर नहीं है और आपकी ये लाइन भी सही है। अब डेटा एडाप्टर वाली लाइन को भी रन करने के पश्चात जरा हम कनेक्शन में देखते हैं तो देखिए अभी यहाँ पर स्टेट अभी भी क्लोज्ड आ रही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को वॉच कर सकते हैं कि कनेक्शन क्लोज है कि कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। अगली लाइन पे फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं अगली लाइन को और देखिए स्टेप, फिर हमने अगली लाइन पे गए तो ये डेटा सेट वाली लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर से हमने यहाँ पर अगली लाइन को एग्जीक्यूट किया। अब देखिए डेटा एडाप्टर ने फिल मेथड के द्वारा किस प्रकार से डेटा बेस में जो एमएस एक्सेस में आपने रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे किस प्रकार से उसको फिल किया, उसको देखते हैं। उसके लिए डीएस में गए हम और डीएस में देखिए डेटा सेट विजुलाइज़र जो है उस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए डेटा सेट में पूरी वैल्यूज़ जो एमएस एक्सेस में आपने टेबल में एंटर करके रखी हुई थी वो इस प्रकार से आपको पूरी वैल्यूज़ दिखाई दे रही है। इसका मतलब यहाँ तक आपका पूरा प्रोग्राम सही है, कनेक्शन स्थापित हो गया, डेटा एडाप्टर ने सिलेक्ट कमांड के द्वारा वैल्यूज़ को लेकर के आ गया और फिल मेथड के द्वारा उसको डेटा सेट में भर भी दिया, और डेटा सेट विजुलाइज़र के द्वारा जो है आप देख भी सकते हैं कि पूरी वैल्यूज़ आपके डेटा सेट में दिखाई दे रही हैं। इसके पश्चात जैसे ही अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपकी वैल्यूज़ डेटा ग्रिड व्यू में स्टोर हो जाएगी, दिखाई देगी। तो देखिए जैसे हमने अगली लाइन को किया उसके बाद एंड सब में क्लिक किया तो ये देखिए अगली लाइन में जो देखिए आप जो है अभी हमने देखा कि किस प्रकार से डेटाबेस की वैल्यूज़ को हम ग्रिड व्यू में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हमने जो भी टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर वैल्यूज़ हम एंटर करें और वो वैल्यूज़ हमारी सेव बटन में क्लिक करने पर एमएस एक्सेस की टेबल में इंसर्ट हो जाए जो हमने टेबल बनाई हुई है। इसके लिए सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट को देखिए रन किया और रन करने के लिए स्टार्ट डिबगिंग बटन में हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हमारे रिकॉर्ड्स पूरे दिखाई दे रहे हैं जो भी हमारी एमएस एक्सेस टेबल में थे, जो भी हमने यहाँ ग्रिड व्यू में देख रहे हैं वो पूरे एमएस एक्सेस की टेबल का रिकॉर्ड्स हैं। अब यदि हम नए रिकॉर्ड्स को एंटर करना चाहते हैं तो नए रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं, उनमें हम नया एंटर करते हैं नाम। हमने यहाँ पे नाम एंटर किया, एड्रेस एंटर किया और डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्मेट में हमने एमएस एक्सेस में ली हुई है उस फॉर्मेट में हमने डेट ऑफ बर्थ दी। यहाँ पर मेल है कि फीमेल उसको हमने एंटर किया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हमने और इस प्रकार से हमने एक कम्बो बॉक्स से कोर्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने फ़ीस दे दी। और ये सब डेटा एंट्री करने के पश्चात हम सेव बटन में क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम सेव बटन में क्लिक करते हैं तो देखिए एक मैसेज आता है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, और हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर इस प्रकार से ग्रिड व्यू में दिखाई देता है और ये हमारी एमएस एक्सेस की टेबल में भी स्टोर हो जाता है। तो ये अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमने सेव में क्या कोडिंग की हुई है कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो एमएस एक्सेस की टेबल में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो कोडिंग देखने के लिए देखिए हम ये विंडोज़ फॉर्म में आए और हमने अब उस फॉर्म को रन हो रहे फॉर्म को क्लोज़ किया और इस फॉर्म में हमने सेव की क्लिक इवेंट में चूँकि कोडिंग लिखी हुई है, इसका मतलब जब हम इसमें क्लिक करते हैं तब रिकॉर्ड जो है वो सेव होते हैं। तो इसको देखने के लिए हमने यहाँ पर सेव बटन में डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के पश्चात देखिए हमारी ये बटन जो सेव नाम की बटन थी उसकी क्लिक इवेंट यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। तो किस प्रकार से वैल्यूज़
विंडोज़ फॉर्म से डेटाबेस एमएस एक्सेस तक स्टोर होती हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है वो इस कोडिंग से हम समझते हैं। तो सबसे पहली लाइन पे हमने यहाँ पर डी आर का फुल फॉर्म हमने यहाँ पर एक डेटा रो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है डी आर। डेटा रो क्लास है, उसका हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है डी आर। और डेटा रो जो है वो हमने इसलिए बनाई हुई है क्योंकि हम यहाँ पर, जैसे हमने अभी ग्रिड व्यू में वैल्यूज़ को एम एस एक्सेस की टेबल से देखा था, और वैल्यूज़ सबसे पहले डेटा सेट में आई थी, और डेटा सेट में आने के पश्चात हमने उसको ग्रिड व्यू में बाइंड करके देखा था, देख सकते हैं आप ऊपर की कोडिंग में। और सेव करने के लिए जस्ट इसकी अपोजिट प्रोसेस होगी कि हम डेटा सेट में एक नई रो को इंसर्ट करेंगे, फिर इस डेटा सेट को एम एस एक्सेस की टेबल में अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर डेटा सेट में जो भी वैल्यूज़, नई रो जो इंसर्ट होगी वो एम एस एक्सेस की टेबल में इंसर्ट हो जाएगी। तो उसी के लिए हमने डेटा सेट में एक नई रो बनाने के लिए एक डी आर नाम की नई रो ली। और देखिए हमने डेटा रो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा सेट में एक न्यू रो के द्वारा डेटा सेट में एक नई रो इनिशलाइज कर ली, एक नई रो बना ली। नई रो बनाने के पश्चात जो है हमने देखिए रो की प्रत्येक पोजीशन पे वैल्यूज दी। हमने डेटा रो की पहली पोजीशन पर टेक्स्ट बॉक्स, जहां पर कि हम स्टूडेंट का नाम एंटर करा रहे हैं, ठीक है, तो जो भी नाम है वो डेटा सेट की पहली रो में इंसर्ट हो जाएगा, पहली रो की पहली पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने टेक्स्ट बॉक्स से एड्रेस को, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कराया था, वो हमने दूसरी रो में दिया। इसी प्रकार से जो हमने डेट ऑफ बर्थ इनपुट करा रहे थे टेक्स्ट बॉक्स में, वो आपका उसी रो की थर्ड नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे दिया, ठीक है ना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एरे। तो यहाँ पर डी आर पूरा एक एरे है, इसकी 0 नंबर, ये यहाँ पर 1 नंबर की पोजीशन पे जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो वहाँ पर दिखाई देंगे डेटा रो में। इसी प्रकार से दूसरे नंबर की पोजीशन पे हमने किया, उसी प्रकार से तीसरे नंबर की पोजीशन पे किया। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन के द्वारा ये चेक किया कि हमने कौन सी रेडियो बटन को चेक्ड करके रखा हुआ है। तो यदि हमने मेल रेडियो बटन को चेक्ड किया हुआ है तो हम जो चौथे नंबर की रो जो आपकी, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म में हम देखते हैं कि फॉर्म में यदि हम रेडियो बटन मेल चेक्ड है तो किस प्रकार से एम एस एक्सेस की टेबल में हम मेल को ट्रू स्टोर कराएंगे, और यदि फीमेल चेक्ड है तो किस प्रकार से हम उसमें फॉल्स स्टोर कराएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्म में हम मेल या फीमेल को चेक्ड करते हैं, उस प्रकार से वैल्यूज़ एम एस एक्सेस की टेबल में स्टोर होती है। तो उसको हमने एम एस एक्सेस की टेबल में भी देखा। यहाँ पर देखिए आप एम एस एक्सेस की टेबल में देखिए जेंडर, यदि आपका मेल है तो यहाँ पर चेक्ड होगा, मतलब कि एम एस एक्सेस में यहाँ पर ट्रू स्टोर हो रहा है। और यदि यहाँ पर किसी फीमेल का नाम एंटर होगा तो वो अनचेक्ड रहेगा, वहाँ पर ये सही का निशान नहीं लगा होगा। इसका मतलब है कि टेबल में वहाँ पर फॉल्स स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए एम एस एक्सेस, यहाँ पर देखिए विंडोज़ फॉर्म में यदि हमने मेल चेक्ड कराया, इस रेडियो बटन को क्लिक किया, तो एम एस एक्सेस में यहाँ पर वैल्यूज़ इस प्रकार से चेक्ड के रूप में स्टोर होगी। चेक्ड के रूप में मतलब यहाँ पर ट्रू वैल्यूज़ स्टोर हो रही हैं। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर हमने फीमेल को चेक्ड किया तो एम एस एक्सेस की टेबल में फॉल्स वैल्यू स्टोर होगी। इसका मतलब यहाँ पर ये चेक्ड नहीं रहेगा, ये इस प्रकार से ब्लैंक रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर फॉल्स स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए हमने किस प्रकार से कोडिंग की हुई है VB.NET की, वो देखते हैं। तो ये देखिए सेव बटन में क्लिक करते हैं, ये हमने कोडिंग की हुई है कि यदि पहली वाली रेडियो बटन, यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है कि यदि इफ़ पहली वाली मेल वाली रेडियो बटन चेक्ड है, चेक्ड यहाँ पर अगर आप लिखते हो ट्रू तो ये लिख भी सकते हो और आप बिना लिखे भी उसको ट्रू समझा जा सकता है। तो यदि पहली वाली रेडियो बटन चेक्ड है, यदि चेक्ड प्रॉपर्टी किसी रेडियो बटन की ट्रू होती है, इसका मतलब वो चेक्ड है। तो यदि हम ये चेक करते हैं कि पहली वाली रेडियो बटन की प्रॉपर्टी ट्रू है, मतलब किसी यूज़र ने मेल को यदि चेक्ड किया है, तो यहाँ पर देखिए एम एस एक्सेस
कि 0 नंबर की रो, 1 नंबर की रो, 2 3 4, DR4 4 नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे क्या स्टोर हो जाए, आपका ट्रू स्टोर हो जाए, मतलब ये यहाँ पर जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ रेडियो बटन मेल डॉट चेक्ड DR4 इज इक्वल टू ट्रू, नहीं तो DR4 में हम फॉल्स स्टोर करा देते हैं, मतलब वहाँ पर MS एक्सेस की टेबल में अब चेक बॉक्स चेक नहीं रहेगा, अनचेक्ड रहेगा। इसी प्रकार से DR5 में मतलब 5th नंबर की इंडेक्स पोजीशन पे हमने टेक्स्ट बॉक्स से जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आया कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर कराया। देखिए MS एक्सेस की टेबल में देखते हैं, ये देखिए ये 0 1 2 3 4 और 5th नंबर की रो में जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप स्टोर कराना चाहते हैं वो इस प्रकार से स्टोर हो जाता है। इसी प्रकार से हमने कम्बो बॉक्स से जो है कोर्स को सेलेक्ट किया और वह MS एक्सेस की टेबल में 6वें नंबर की रो की इंडेक्स पोजीशन पर जो है स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से फीस को हमने रो की 8वें नंबर की इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर कर दिया। तो इस प्रकार से पूरी रो को हमने एक रो को डेटा को तैयार कर लिया। अब ये डायरेक्ट हमारी MS एक्सेस की टेबल पे नहीं जा रही है, सबसे पहले ये किस में ऐड हो रही है, सबसे पहले ये हमको ऐड करना है डेटा सेट में। तो डेटा सेट में इसे इंसर्ट करने के लिए देखिए हमने एक कमांड यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डेटा सेट डॉट उसकी टेबल, डेटा सेट में कौन से नंबर की टेबल, 0 नंबर की टेबल, मतलब एक ही टेबल अभी हमने यूज़ कर रहे हैं तो 0 नंबर की टेबल, डॉट रो मतलब जो भी आपने कंप्लीट रो बनाई है जिसका नाम है DR, उसको ऐड मेथड के द्वारा DR रो को ऐड कर दे, किस में ऐड कर दे, डेटा सेट में ऐड कर दे। तो इस स्टेटमेंट को लिखने के पश्चात हमने जो भी नई रो में जो भी डेटा एंटर किया हुआ है वो डेटा सेट में ऐड हो जाएगा। और उसके पश्चात यहाँ पर हम CB नाम का OLDB कमांड बिल्डर क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है CB, जिसके द्वारा हम OLDB कमांड बिल्डर की मेथड को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमको डेटा एडाप्टर को एज आ आर्ग्यूमेंट पास करवाना पड़ा। OLDB कमांड बिल्डर में देखिए सभी प्रकार की कमांड होती हैं, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो भी आपने डेटा सेट में नई रो को इंसर्ट किया हुआ है अब उसे हमें डेटा सेट से MS एक्सेस की टेबल में अपडेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा डेटा एडाप्टर DA डॉट अपडेट। और जो भी डेटा सेट में था वो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स जो है हमने यहाँ पर डेटा सेट टेम्परेरी जो लोकेशन था उसका नाम लिखा। तो इस कमांड को लिखने के पश्चात डेटा एडाप्टर डेटा सेट में जो भी वैल्यूज़ थी उसको अपडेट मेथड के द्वारा MS एक्सेस की टेबल में इस प्रकार से जोड़ देता है। जो हमारा टारगेट था कि हम इस प्रकार से MS एक्सेस की टेबल में रिकॉर्ड को सेव करना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से सेव की कोडिंग करने के पश्चात हम रिकॉर्ड को आसानी से MS एक्सेस की टेबल में स्टोर करा सकते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यूज़ एंटर करते हैं और वो वैल्यू जब हम सेव बटन में क्लिक करते हैं तो देखिए ये पूरी कोडिंग एग्जीक्यूट होती है और हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाता है MS एक्सेस की टेबल में। इस प्रकार से ये हम स्टेप बाय स्टेप अब ब्रेक पॉइंट लगा कर अगर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा रिकॉर्ड MS एक्सेस की टेबल तक इंसर्ट होता है और यहाँ तक पहुँचता है। उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया और अब हम अपने प्रोग्राम को इस स्टार्ट डिबगिंग बटन पे क्लिक करके रन करते हैं और यहाँ पर हम जो भी वैल्यूज़ इंसर्ट कराना चाहते हैं उसे इंसर्ट कराते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दी और वैल्यूज़ को जो भी वैल्यूज़ है उस फॉर्मेट में हम यहाँ पर वैल्यूज़ देते जा रहे हैं। यहाँ पर जो है मेल को सिलेक्ट किया और कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे दिया। उसके पश्चात हमने यहाँ पर कोर्स सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फीस इंसर्ट करने के पश्चात सेव बटन में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो देखिए अब रिकॉर्ड सेव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पर सेव बटन में ब्रेक पॉइंट लगा करके रखा है और स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि किस प्रकार से वैल्यूज़ हमारी टेक्स्ट बॉक्स से एक नई रो डेटा
नई रो डेटा रो के रूप में डेटा सेट में जुड़ती हैं और उसके पश्चात डेटा बेस तक एमएस एक्सेस की टेबल तक किस प्रकार से जाती हैं वो हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर सेव बटन में ब्रेक पॉइंट आकर के रुक गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। उसके लिए टूल बार में हमने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए सबसे पहले तो डेटा सेट में एक नई रो बनाई जिसका नाम है dr। उसके लिए डेटा रो क्लास को इंस्टेंशिएट किया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा सेट में हमने एक नई रो इंसर्ट कर दी। अब देखिए अगले स्टेटमेंट में हमने क्या किया। अगले में देखिए हमने ये देखिए जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी लाइन तब समझ में आएगा। टेक्स्ट बॉक्स में देखिए आकाश नाम की वैल्यूज को जो रो थी पूरी रो उसकी पहले नंबर की इंडेक्स पोजीशन पर लेकर के आ जाते हैं, है ना। हम डेटा रो को एक एरे के रूप में मानते हैं तो चूंकि 0 नंबर की पोजीशन पे हम स्टूडेंट की आईडी को रख रहे हैं इसलिए 0 नंबर हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 नंबर में सबसे पहले क्या स्टोर हो गया, स्टूडेंट का नाम। ये देखिए आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है स्टूडेंट का नाम। टेक्स्ट विजुलाइजर में देखेंगे ये देखिए आकाश जो है वो स्टूडेंट का नाम है जो हम टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कर रहे हैं। फिर हम अगली लाइन पे जाते हैं। देखिए यहाँ से हमने एड्रेस को इनपुट किया तो दूसरे नंबर की इंडेक्स पोजीशन पर आ गया। इसी प्रकार से हमने डेट ऑफ बर्थ किया। इसी प्रकार से चूंकि हमने मेल वाली रेडियो बटन को चेक्ड करके रखा है इसलिए यहाँ पर दी हुई है कोडिंग इफ पहली वाली रेडियो बटन चेक्ड होती है ट्रू होती है तो जो चौथे नंबर की पोजीशन है उसमें ट्रू कर दे। तो चूंकि हमने मेल किया है यहाँ पर तो देखिए ये आ जाएगा और ये जंप करके बाहर आ जाएगा। फिर अगली लाइन पे हम देखिए कॉन्टैक्ट नंबर को देते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स से कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है इसके 5वें नंबर की पोजीशन पर। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और कम्बो बॉक्स से क्लास को देखिए हमने पीजीडीसी को सिलेक्ट करके रखा है और पीजीडीसी रो की 6वें नंबर की पोजीशन पर आ जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं अगला फीस को हम लेकर के आए थे और फीस को हमने 8वें नंबर की पोजीशन पे रो की स्टोर करा दिया। अब देखिए इस अगली स्टेटमेंट में हमने जो dr नाम की पूरी रो थी जो एक एरे के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी हर एक इंडेक्स पोजीशन पर हम वैल्यूज़ को टेक्स्ट बॉक्स से स्टोर कराते जा रहे थे। यहाँ पर हमने ऐड मेथड के द्वारा उस डेटा रो को उस कंप्लीट डेटा रो को डेटा सेट में क्या कर दिया, जोड़ दिया। किस मेथड के द्वारा, ऐड मेथड के द्वारा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि अगली कमांड आती है कमांड बिल्डर। तो हमने क्या किया यहाँ पर कमांड बिल्डर के द्वारा हमने यहाँ पर डेटा एडॉप्टर को आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कराया हुआ है, ठीक है। तो OLDB कमांड बिल्डर क्लास होती है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया CB नाम का और इस क्लास का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम डेटा सेट में जो भी वैल्यूज़ हैं जो भी नई रो आई हुई है उसको MS एक्सेस की टेबल तक ले जा सकें और उसके लिए अपडेट कमांड का इस्तेमाल कर सकें क्योंकि ये अपडेट मेथड जो है अपडेट फंक्शन जो है वो OLDB कमांड बिल्डर क्लास के अंदर लिखा हुआ है। इस क्लास को हमको इस्तेमाल करना पड़ा। और देखिए फिर से हम अगली स्टेटमेंट में आते हैं और इस प्रकार से हमने अपडेट मेथड के द्वारा जो है जो भी डेटा सेट में जो नई रो इंसर्ट हो रही थी तो डेटा एडॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए अपडेट मेथड ने डेटा सेट में जो भी नई रो इंसर्ट थी उसको MS एक्सेस की टेबल पे इंसर्ट कर दिया इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के पश्चात। उसको आप इस प्रकार से स्क्रीन में भी देख सकते हो। देखिए DS में हम माउस पॉइंटर ले गए और यहाँ पे क्लिक करके डेटा सेट विजुलाइजर में देखो ये देखिए आकाश नाम का और यहाँ पे पूरा डेटा जो आपने डेटा सेट में भरा हुआ है। ये देखिए डेटा सेट विजुलाइजर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से डेटा सेट में आपकी नई रो जुड़ गई ऐड मेथड के द्वारा। और इस प्रकार से जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो आपका जो है जो भी डेटा सेट में नई रो आप इंसर्ट कर रहे थे वो जाकर के MS एक्सेस की टेबल पर इंसर्ट हो जाएगी। और लास्ट में ये मैसेज बॉक्स आपने लिखा हुआ है तो मैसेज बॉक्स में लिख करके आ जाएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो जैसे ही हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए आपका मैसेज बॉक्स में आ गया रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और आपका यहाँ पर जो है ये देखिए लास्ट में 5वें के नंबर के बाद 6वें नंबर में आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और यह रिकॉर्ड आपका MS एक्सेस की टेबल में भी इंसर्ट हो जाएगा।
यहाँ पर अब हम एम एस एक्सेस की टेबल को ओपन करके देखते हैं कि जो रिकॉर्ड अभी हमने यहाँ पर इंसर्ट किया इस विंडोज़ फॉर्म से, वो रिकॉर्ड एम एस एक्सेस की टेबल में इंसर्ट हुए हैं कि नहीं। उसके लिए हम एम एस एक्सेस की टेबल को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एम एस एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, और एम एस एक्सेस को ओपन करने के पश्चात जो आपका डेटाबेस था उसको ओपन करते हैं। तो जहाँ आपने डेटाबेस को स्टोर किया हुआ है आप उसे ओपन कर लें। जो आपका प्रोजेक्ट है, ये देखिए हमने स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाया था और यहाँ पर हमने उसको ओपन कर लिया। और स्टूडेंट डिटेल्स ये टेबल है, इसके रिकॉर्ड्स यदि आपको देखना है तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये 6वें नंबर का आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। स्टूडेंट का नाम आकाश, उसका एड्रेस बरेला, एड्रेस और जेंडर मेल था तो ये चेक्ड हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, कोर्स आ गया, इस प्रकार से फीस आ गई। तो ये देखिए एम एस एक्सेस की टेबल में भी नए रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट कर दिए।